हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। खुली बाहों, तहदिल और प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं मोहित यादव स्वागत करता हूँ हमारे अपने परिवार सक्सेस पॉइंट पे। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर पा रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, कल अपन ने न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट की है और न्यूक्लियर फिजिक्स की उसी कड़ी में आज अपन सेकेंड लेक्चर लेकर के आए हैं और इसमें अपन पढ़ेंगे कण प्रतिकण के आधार पर अपना जो मूलभूत कणों का वर्गीकरण है। जैसा कि चक्रण के आधार पर अपने मूलभूत कणों का वर्गीकरण अपन ने देख लिया, अन्योन्य क्रिया के आधार पर मूलभूत कणों का वर्गीकरण अपन ने देख लिया और तीसरा अपना था चक्रण के आधार पर। तो आज अपन देखेंगे चक्रण के आधार पर। चक्रण के आधार पर ऑन दी कण प्रतिकण के आधार पर, चक्रण के आधार पर देख लिया ना अपन ने। कण प्रतिकण के आधार पर जो मूलभूत कण थे उनका वर्गीकरण अपन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल एंटी पार्टिकल। अब देखो, कण प्रतिकण के आधार पर वर्गीकरण में ऐसा है कि एक वैज्ञानिक हुए डिराक, जिन्होंने 1928 में एक वैज्ञानिक अपने डिराक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने 1928 में एक पार्टिकल की खोज की जो कि इलेक्ट्रॉन के समान गुण रखता है। डिराक ने एक ऐसा पार्टिकल खोजा जो इलेक्ट्रॉन के समान गुण रखता है, जैसे जितने इलेक्ट्रॉन के गुण हैं वो उस पार्टिकल में भी है। इलेक्ट्रॉन के समान गुण रखने वाले एक कण की खोज की और वो जो कण था वो था प्रोजिट्रॉन, जिसकी प्रकृति इलेक्ट्रॉन से भिन्न थी, गुण समान थे। इलेक्ट्रॉन के जितने गुण हैं, जो गुण इलेक्ट्रॉन के हैं वो गुण अपने प्रोजिट्रॉन के भी हैं। इलेक्ट्रॉन के समान गुण रखने वाले एक दूसरे पार्टिकल की खोज की जो प्रकृति में इलेक्ट्रॉन से विपरीत होता है या प्रकृति में इलेक्ट्रॉन से भिन्न होता है। उस कण को क्या नाम दिया? प्रोजिट्रॉन। उस कण को नाम क्या दिया भाई? प्रोजिट्रॉन। अर्थात इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहलाता है अपना प्रोजिट्रॉन। तो कण प्रतिकण की परिभाषा क्या हो गई, या आप कैसे बोलोगे कि कण कौन सा है, प्रतिकण कौन सा है? कि यानी अगर वो कोई भी दो पार्टिकल्स आप ले लो, जो दोनों पार्टिकल्स के गुण तो आपस में समान है, दोनों के सेम जो गुण है वो सेम है, लेकिन उनका नेचर क्या है? चेंज है। दोनों का आपस में नेचर क्या है? अपोजिट है एक दूसरे के, तो वो आपस में कण और प्रतिकण कहलाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण अपना प्रोजिट्रॉन हो गया, गुण तो दोनों के सेम है लेकिन प्रकृति में दोनों क्या है? विपरीत है, जिसे अपन क्या नाम दे देते हैं? प्रोजिट्रॉन नाम दे देते हैं। फिर इस चीज की पुष्टि की थी कोल एंडरसन ने 1932 में। 1932 में एक वैज्ञानिक हुए कोल एंडरसन, और कोल एंडरसन ने अंतरिक्ष किरणों में प्रोजिट्रॉन की पुष्टि की थी। कहां पे की थी? अंतरिक्ष किरणों में प्रोजिट्रॉन की और पुष्टि की थी। अंतरिक्ष किरणों में प्रोजिट्रॉन की पुष्टि किसने की थी? कोल एंडरसन ने की थी। प्रोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? डिराक ने की थी। खोज तो डिराक ने की, एक पार्टिकल खोजा कि ऐसा भी इलेक्ट्रॉन के समान प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन के समान गुण रखने वाला एक दूसरा पार्टिकल खोजा जिसकी प्रकृति इलेक्ट्रॉन से भिन्न थी। तो खोजा था डिराक ने, लेकिन जो पुष्टि की थी कि वास्तविकता में अंतरिक्ष किरणों में भी क्या अपना प्रोजिट्रॉन पाया जाता है, तो ये इस चीज की पुष्टि अपने कोल एंडरसन ने की थी। तो लिख लो भाई, इसमें हेडिंग डाल लो कण प्रतिकण के आधार पर। हेडिंग डाल लो कण प्रतिकण के आधार पर और इसमें लिख लो 1928 में वैज्ञानिक डिराक ने 1928 में वैज्ञानिक डिराक ने इलेक्ट्रॉन के समान गुण रखने वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन की खोज की। 1928 में वैज्ञानिक डिराक ने इलेक्ट्रॉन के समान गुण रखने वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन की खोज की जो कि प्रकृति में विपरीत था, जो कि प्रकृति में इलेक्ट्रॉन से विपरीत होता है। ऐसे लिख लो, जो कि प्रकृति में इलेक्ट्रॉन से विपरीत होता है।
जो कि प्रकृति में इलेक्ट्रॉन से विपरीत होता है, उसे प्रोजिट्रॉन कहते हैं, उसे प्रोजिट्रॉन कहते हैं। अतः यह इलेक्ट्रॉन का क्या कहलाता है? प्रतिकण कहलाता है। अतः यह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कहलाता है, या इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कहा जाता है। अतः इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कहा जाता है, या ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कहलाता है। जैसा आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं। और उसके नीचे लिखो 1932 में, हेडिंग से लाइन चेंज करके लिखो, 1932 में कोल एंडरसन ने 1932 में कोल एंडरसन ने अंतरिक्ष किरणों में प्रोजिट्रॉन की पुष्टि की। 1932 में कोल एंडरसन ने अंतरिक्ष किरणों में क्या की? प्रोजिट्रॉन की पुष्टि की। ये तो अपना एक छोटा सा बात हुई, एक छोटी सी चीज हुई जिसमें अपन ने देखा कि कण प्रतिकण वास्तविकता में क्या होता है। अब देखो एक फैक्ट है, एक बहुत ही अच्छी बात अब मैं बताने जा रहा हूं कि प्रकृति में जितने कण हैं, अपने प्रकृति में, अपने ब्रह्मांड में जितने भी कण पाए जाते हैं, उन सभी के क्या हैं? प्रतिकण हैं। यानी ब्रह्मांड में उपस्थित सभी कण, जितने भी अपने ब्रह्मांड में कण उपस्थित हैं, उन सभी के क्या हैं? प्रतिकण हैं। और प्रतिकण को अक्सर कण के ऊपर बार लगाकर परिभाषित किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का ही एग्जांपल ले लो, तो मैं बोल रहा हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे इलेक्ट्रॉन अपना एक कण है, मैं बोल रहा हूं ब्रह्मांड में कोई भी कण आ जाए, प्रोटॉन आ जाए, न्यूट्रॉन आ जाए, कैसा भी कण आ जाए, प्रत्येक कण का क्या होता है? प्रतिकण होता है। प्रत्येक पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है। और अक्सर एंटी पार्टिकल को पार्टिकल के ऊपर बार लगा के परिभाषित किया जाता है, या बार लगा के दर्शाया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर बार लगा दिया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जैसे ही बार लगाया तो ये अपना इलेक्ट्रॉन का क्या कहलाएगा? प्रतिकण कहलाएगा। जिस भी पार्टिकल के ऊपर आपको बार नजर आए तो मान के चलिए वो किसी न किसी पार्टिकल का क्या है? एंटी पार्टिकल है। जैसे प्रोटॉन का मैं प्रतिकण की बात करूं तो प्रोटॉन के ऊपर मैंने क्या लगा दिया? बार लगा दिया। मतलब मानो प्रोटॉन की यहाँ पे नेचर पॉजिटिव है तो प्रतिकण का मतलब हो गया, बार का मतलब हो गया, इसका नेचर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बार का मतलब हो गया ई प्लस, मतलब प्रकृति क्या हो जाएगी? इनका साइन जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा। बार का से यही होता है, किसी भी पार्टिकल के ऊपर आपने बार लगा दिया तो मान के चलिएगा उसकी प्रकृति क्या कर दी? आपने चेंज कर दी। जैसे न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल, न्यूट्रॉन के ऊपर अपन बार लगा के क्या कर देंगे? परिभाषित कर देंगे। जैसे मानो कायोन ले लिया, के प्लस का आपने प्रतिकण बोलो भाई, तो आप कहोगे सर के प्लस के ऊपर अपन क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। अर्थात इसका आज से क्या हो गया? के माइनस हो गया। भाई बार का मतलब क्या होता है? उसकी प्रकृति चेंज होना, और प्रकृति अपन ने क्या कर दी? चेंज कर दी। मान के चलेगा मैं ले रहा हूं एक कण पार्टिकल ले रहा हूं K0, ये सबके सब अपने इंटरेक्शन में पढ़ लिया, अन्योन्य क्रियाओं में अपन ने पढ़ लिया। अब देखो सभी पार्टिकल्स आपने पढ़ लिए। अब K0 का प्रतिकण मेरे को बताओ, तो आप बोलोगे सर K0 के ऊपर अपन बार लगा देंगे। भाई मैं इसको K0 भी बोल दूं क्या? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे भाई जीरो को आप -0 लिखोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? जीरो तो जीरो ही रहने वाला है। इसी प्रकार से आप मान के चलेगा मैं लिख रहा हूं म्यू माइनस और इसका प्रतिकण, तो आप कहोगे सर म्यू माइनस के ऊपर अपन क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। और जैसे बार लगाएंगे उसकी नेचर क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, अर्थात वो क्या हो जाएगा? म्यू प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से अपन बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स है तो बहुत सारे इसके एग्जांपल्स भी हो सकते हैं। तो कण प्रतिकण का मतलब आपको समझ में आ गया कि ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं उन सभी के क्या हैं? प्रतिकण है। और प्रतिकण को कण के ऊपर बार लगा के परिभाषित किया जाता है, जिस प्रकार से अपन ने इन कुछ एग्जांपल्स अपन ने देख लिए। अब देखिएगा इस चीज को चलो नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट चीज है, नोट लगा के लिख लो, नोट लगा के लिख लो, नोट लगा के लिख लो भाई। प्रत्येक कण का प्रतिकण होता है, प्रत्येक कण का प्रतिकण होता है, और प्रतिकण को कण पर बार लगा के दर्शाया जाता है।
और प्रतिकण को कण पर बार लगा के परिभाषित किया जाता है, कण पर बार लगा के दर्शाया जाता है। ठीक है, लिख लिया। और एग्जाम्पल के रूप में आप ये सब लिख लो, एग्जाम्पल लगा लो और एग्जाम्पल में आप ये सभी एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। और ये लिख लो भाई, इलेक्ट्रॉन का लिख लो। और जैसे अपने प्रोटॉन का लिखा तो प्रोटॉन का जो एंटी पार्टिकल होगा वो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन पे बार लगा दिया। न्यूट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होगा वो न्यूट्रॉन के ऊपर बार लगा दिया। ये सभी एग्जांपल्स आप लिख लो ताकि आपको ध्यान में रहे और जल्दी से फटाक से फिर अपन आगे बढ़े। ठीक है, होपफुली लिख लिए होंगे। अभी अपन देखते हैं एक क्वेश्चन और जो कि पूछा जाता है। अब देखो भाई, कण का जैसे प्रतिकण होता है, हमने कण का प्रतिकण होता है तो भाई पदार्थ का भी तो एंटी पदार्थ होगा ना भाई। अरे भाई, कण का प्रतिकण हो रहा है तो पदार्थ का भी तो एंटी पदार्थ होगा, एंटी। ध्यान से सुनना। अब अपन देखते हैं पदार्थ तथा एंटी पदार्थ। पदार्थ तथा एंटी पदार्थ क्या चीज होती है, इस चीज को ध्यान से सुनना भाई। जिस प्रकार से अपने पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है, इसी प्रकार से अपने मेटल का एंटी मेटल होगा, अपने पदार्थ का एंटी पदार्थ होगा। अब भाई पदार्थ और एंटी पदार्थ से क्या है भाई, जिस प्रकार से अपना पदार्थ है वो पदार्थ अपना यौगिकों से मिलकर बना होता है। भाई पदार्थ है, कोई भी पदार्थ होगा वो पदार्थ किससे बना होगा, यौगिकों से मिलकर बना होगा। प्रत्येक यौगिक अणुओं से मिलेगा, भाई अणुओं से मिलकर के अपना यौगिक बनता है। फिर प्रत्येक अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है। भाई प्रत्येक अणु किसके मिलकर बना होगा, परमाणु से। और परमाणु किससे बना होता है, नाभिक और वर्तीय कक्षाओं से मिलकर बना होता है। भाई कुछ मानो ये नाभिक हैं और नाभिक के चारों ओर अपनी वर्तीय कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन अपने चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है और नाभिक में अपना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, कुछ ऐसा ही होता है। तो ये तो हो गया अपना पदार्थ की बात, ये तो किसकी बात हो गई, पदार्थ की बात। और अब मैं बात करूं एंटी पदार्थ की, तो एंटी पदार्थ किससे बना होगा, एंटी यौगिकों से। एंटी पदार्थ बना होगा एंटी यौगिकों से। एंटी यौगिक बने होंगे एंटी अणुओं से, एंटी अणु बने होंगे एंटी परमाणुओं से, और एंटी परमाणु बने होंगे एंटी नाभिक प्लस में एंटी वर्तीय कक्षाएं। प्लस में एंटीवर्तीय कक्षाओं से। अर्थात अपन बोल रहे हैं कि प्रतिकण को जिस प्रकार से बार लगा के परिभाषित किया जाता है तो एंटी पदार्थ को भी भाई बार लगा के परिभाषित करोगे तो इलेक्ट्रॉन के स्थान पे आ गया प्रोजिट्रॉन और न्यूक्लियस के ऊपर लग गया बार। तो न्यूक्लियस में जो अपना प्रोटॉन न्यूट्रॉन आएंगे उनके ऊपर भी क्या लग के आएगा, बार लग के आएगा और इसे अपन बोल देंगे एंटी पदार्थ। अब देखो ये ढांचा आपको समझ में आ गया। अब यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है यहां से कि एंटी पदार्थ को समझाइए। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एंटी पदार्थ को समझाइए। तो आपको एंटी पदार्थ को समझाइए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा तो ये पूरा का पूरा मैटर आपको लिख के आना है। अब थ्योरी रूप में कैसे लिखोगे, तो ध्यान से सुनो कि जिस प्रकार से पदार्थ यौगिकों से मिलकर बना होता है, यौगिक अणुओं से मिलकर बने होते हैं, अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, परमाणु नाभिक और वर्तीय कक्षाओं से मिलकर बने होते हैं, और फिर ये आप पदार्थ का डायग्राम बना देंगे। ठीक उसी प्रकार
ठीक उसी प्रकार एंटी पदार्थ एंटी यौगिकों से मिलकर बना होता है, एंटी यौगिक एंटी अणुओं से मिलकर बने होते हैं, एंटी अणु एंटी परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और एंटी परमाणु एंटी नाभिक और एंटी अवर्तीय कक्षाओं से मिलकर बने होते हैं। और आपको एंटी पदार्थ का ये डायग्राम बना देना है, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। जल्दी से फटाक से भाई नोट डाउन कर लो इस चीज को, जल्दी से फटाक से और नोट डाउन कर लो। फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन अपन देखें। तो होपफुली यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखते हैं अपन आगे। अब सुनना ध्यान से, क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि म्यूऑन मेसोन नहीं होते। ये चीज आपको सिद्ध करनी है। क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि म्यूऑन मेसोन नहीं होते। म्यूऑन अपना एक पार्टिकल है जो कि आपने पढ़ा है, इंट्रैक्शन में भी पढ़ा है। और म्यूऑन वास्तव में एक होता है फर्मी पार्टिकल। म्यूऑन क्या होता है, एक फर्मी पार्टिकल होता है, फर्मी कण होता है। ये मैं आपको बता दूं, फर्मी और फर्मी पार्टिकल्स जो कि फर्मियोन में आते हैं। फर्मियोन में जितने भी पार्टिकल्स आते हैं वो अपने फर्मी पार्टिकल कहलाते हैं, जिनमें अपना एक म्यूऑन है जो क्या है, एक फर्मी पार्टिकल है। अब ये बोल रहा है कि सिद्ध करो कि म्यूऑन मेसोन नहीं होते हैं। म्यूऑन अपना एक पार्टिकल है, मेसोन अपना एक पार्टिकल है। आपको ये बताना है कि म्यूऑन मेसोन नहीं होता है। अब आप कैसे सिद्ध करोगे भाई? देखिए, लगाओ दिमाग। अपन ने, मैंने क्या बोला था, अगर आपको साइन याद है तो कंप्लीटली रूप से आपके दिमाग में जैसे फर्मी पार्टिकल आए तो आपके दिमाग में आया होगा कि यार इस चीज को अपन कर सकते हैं। अब देखो, इसको अपन दो रूपों में सोल्व कर सकते हैं। एक तो है स्पिन के अकॉर्डिंग, जो कि अपन ने चक्रण आपने पढ़ा है, चक्रण के आधार पर भी अपन इसका आंसर दे सकते हैं। और दूसरा इंटरेक्शन के आधार पर भी अपन इसका आंसर दे सकते हैं, यानी अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर भी इसका आंसर दिया जा सकता है और स्पिन के आधार पर भी इसका आंसर दिया जा सकता है। आप ध्यान से सुनना। अब देखो, समझो ध्यान से। पहले अपन मैं बताऊंगा स्पिन के आधार पर अपन कैसे इसका आंसर देंगे। अब देखो, स्पिन के आधार पर आपने देखे कि पार्टिकल्स स्पिन के आधार पर दो होते हैं। एक तो होता है फर्मियोन और एक होता है बोसोन। यही होते हैं पार्टिकल। स्पिन के आधार पर अपन ने दो प्रकार के पार्टिकल देखे हैं। एक तो होता है फर्मियोन, अरे भाई फेमियोन नहीं, फर्मियोन, ठीक है, आर फर्मियोन। और एक होता है बोसोन। अब मैं क्या बोल रहा हूं, म्यूऑन क्या है, फर्मी पार्टिकल है। म्यूऑन तो क्या है, फर्मी पार्टिकल है। और फर्मी पार्टिकल किस में आते हैं भाई, फर्मियोन में आते हैं। अर्थात ये पार्टिकल किस में आएंगे, फर्मियोन में आएंगे, जो कि क्या होंगे, एक अर्ध विषम पूर्णांकों के रूप में होंगे। अपन इसको क्या बोल सकते हैं, अर्ध विषम पूर्णांक, यानी 1/2 के विषम गुणज के रूप में, या इसको अपन बोल सकते हैं अर्ध विषम पूर्णांक। यानी अर्ध विषम पूर्णांक में वो सभी संख्याएं आ गई जो अपनी आधी अधूरी कटी हुई संख्याएं वो। अब देखो ध्यान से, ये तो अपना आ गया म्यूऑन की बात हो गई, जो कि अर्ध विषम पूर्णांक है। अर्ध विषम पूर्णांक क्यों है, ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि म्यूऑन क्या है, फर्मी पार्टिकल है। और फर्मी पार्टिकल क्या होते हैं,
अर्धविषम पूर्णांक होते हैं। जबकि आपने मेसोन के बारे में पढ़ा था भाई, इंटरेक्शन के आधार पर जब अपन ने मेसोन पढ़ा, या मैंने आपको एक लाइन भी लिखाई थी कि जो मेसोन होते हैं वो बोसोन कण होते हैं। मेसोन क्या होते हैं भाई? बोसोन कण होते हैं। और बोसोन क्या होता है? पूर्ण पार्टिकल होता है, पूर्ण पूर्णांक होता है, पूर्ण पूर्णांक के रूप में होता है। भाई इसमें तो 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार के पार्टिकल आते हैं जो कि क्या होते हैं? पूर्ण पूर्णांक के रूप में होते हैं। तो आप देखोगे कि भाई म्यूऑन तो क्या है? अर्धविषम पूर्णांक है, जबकि अपना बोसोन पूर्ण पूर्णांक के रूप में है। अर्थात दोनों क्या है? अलग अलग, दोनों की प्रवृत्तियां हैं, दोनों अलग अलग रूपों में है। दोनों अलग अलग रूपों में है तो म्यूऑन क्या नहीं हो सकता? मेसोन नहीं हो सकता। म्यूऑन क्या नहीं हो सकता? मेसोन नहीं हो सकता। ये अपन ने स्पिन के आधार पर देख लिया। ये चीज तो अपन ने किसके आधार पर देखी? स्पिन, चक्रण के आधार पर देखी। अब देखो अन्योन्य क्रिया के आधार पर अपन इसका आंसर कैसे देंगे? अब देखो अन्योन्य क्रिया के आधार पर देखो, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, और अन्योन्य क्रिया के आधार पर अपन इसका आंसर कैसे दें? अब सुनो, म्यूऑन अन्योन्य क्रिया में आपने पढ़ा था एक चीज लेप्टोन, जो कि अपनी दुर्बल अन्योन्य क्रिया के आधार पर आपने देखा था। लेप्टोन पढ़ा था जिसमें क्या होती है? दुर्बल अन्योन्य क्रिया होती है। और लेप्टोन में आपको पता है एक तो म्यू माइनस कण आता है, एक इलेक्ट्रॉन आता है और एक टो माइनस आता है। पढ़ा था इसका एंटी म्यू, एंटी इलेक्ट्रॉन और एंटी टो, कुछ इस प्रकार से ये लेप्टोन कण थे। याद करो, मैंने बताया था भाई सारणी को ढंग से पढ़ना, और ढंग से आपने पढ़ा भी है, बिल्कुल पढ़ा है। अब देखो लेप्टोन में क्या आता है? अपना म्यू कण आता है। म्यू वाले सभी कण अपने लेप्टोन में आते हैं, यानी जो सभी म्यूऑन होते हैं वो लेप्टोन होते हैं। सभी जो म्यूऑन होते हैं वो लेप्टोन होते हैं। सभी जो म्यूऑन कण होते हैं वो लेप्टोन में आते हैं। अब देखो लेप्टोन कण किसके, लेप्टोन कण में कौन सी अन्योन्य क्रिया लग रही है? तो आप कहोगे भाई दुर्बल अन्योन्य क्रिया लग रही है। ये अपन ने देखा था कि भाई अन्योन्य क्रिया के आधार पे अपन ने दुर्बल अन्योन्य क्रिया और प्रबल अन्योन्य क्रिया दोनों के आधार पर देखा था। और दुर्बल अन्योन्य क्रिया में केवल और केवल लेप्टोन आ रहे थे, केवल और केवल लेप्टोन आ रहे थे। और लेप्टोन में सिर्फ और सिर्फ 3 पार्टिकल थे, म्यू, इलेक्ट्रॉन और टो, ये 3 ही पार्टिकल थे। अब देखो, लेकिन मेरे भाई मेसोन क्या होता है? बोसोन होता है। मेसोन पार्टिकल आ किस में रहा था? तो मेरे भाई आप बोलोगे प्रबल अन्योन्य क्रिया में हेड्रोन, और हेड्रोन में अपना मेसोन और बेरियोन, ये 2 आ रहे थे। मेसोन और बेरियोन ये 2 पार्टिकल आ रहे थे। मेरे भाई मेसोन क्या है? तो आप कहोगे हेड्रोन कण है। हेड्रोन कण में कौन सी अन्योन्य क्रिया लगेगी? तो आप कहोगे भाई प्रबल अन्योन्य क्रिया लगेगी। आप बोलोगे भाई प्रबल अन्योन्य क्रिया लग रही है। मतलब दोनों की अन्योन्य क्रियाएं अलग अलग हैं। अगर अन्योन्य क्रियाएं अलग अलग हैं तो भाई म्यूऑन मेसोन कैसे हो सकता है? भाई एक म्यूऑन है वो तो लेप्टोन है जिसमें दुर्बल अन्योन्य क्रिया लग रही है, जबकि मेसोन है वो हेड्रोन है जिसमें प्रबल अन्योन्य क्रिया लग रही है। अतः दोनों की अन्योन्य क्रियाएं अलग अलग हैं। दोनों की अन्योन्य क्रियाएं अलग अलग हैं तो म्यूऑन मेसोन नहीं हो सकता। दोनों का चक्रण अलग अलग है। ये अर्धविषम पूर्णांक है, इसमें पूर्ण पूर्णांक आ रहा है। दोनों का चक्रण अलग अलग है, इसलिए म्यूऑन मेसोन नहीं हो सकता। इसलिए क्या नहीं हो सकता? म्यूऑन मेसोन नहीं हो सकता। तो होपफुली म्यूऑन मेसोन नहीं होता, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब इस चीज को थ्योरेटिकल रूप में कैसे लिखे, समझ में आ गया? बिल्कुल और बिल्कुल आया होगा, 101% आया होगा अगर आपको वो सारणी आती है। अगर आपको कल वाली क्लास अगर आपने मन मस्तिष्क से पढ़ा है, अगर शिद्दत के साथ पढ़ा है, तो बिल्कुल और बिल्कुल ये सवाल बहुत ही लल्लू सवाल था अगर आपने ध्यान दिया है तो। चलिएगा इसमें आप लिख लो, सिद्ध कीजिए कि म्यूऑन मेसोन नहीं होते। हेडिंग डाल लो, क्वेश्चन लिख लो इस प्रकार से। ठीक है, अब लिखो इसमें फर्स्ट डालो स्पिन के आधार पर। इसके अपन 2 प्रकार से आंसर दे सकते हैं। एक तो स्पिन के आधार पर भी इसका आंसर दिया जा सकता है,
तो स्पिन के आधार पर, और दूसरा आंसर अपन अन्योन्य क्रिया के आधार पर दे सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें डालो स्पिन के आधार पर और उसमें लिखो भाई, स्पिन के आधार पर और उसमें लिखो। स्पिन के आधार पर क्या लिखोगे, लिखो, क्योंकि हम जानते हैं कि म्यूऑन फर्मी कण होते हैं। हम जानते हैं कि म्यूऑन फर्मी कण होते हैं। हम जानते हैं कि म्यूऑन फर्मी कण होते हैं। अतः इनका चक्रण अर्ध विषम पूर्णांक होगा। भाई फर्मी कण है तो इनका चक्रण क्या होगा, अर्ध विषम पूर्णांक होगा। तो अतः इनका चक्रण अर्ध विषम पूर्णांक होगा। अतः इनका चक्रण अर्ध विषम पूर्णांक होगा तथा मेसोन बोसोन होते हैं जिनका चक्रण पूर्ण पूर्णांक होता है। अतः मेसोन बोसोन होते हैं जिनका चक्रण पूर्ण पूर्णांक होता है। अतः दोनों कणों का चक्रण भिन्न भिन्न है। म्यूऑन और मेसोन दोनों कणों का चक्रण भिन्न भिन्न है। म्यूऑन और मेसोन दोनों कणों का चक्रण भिन्न भिन्न है। अतः म्यूऑन मेसोन नहीं होते, ऐसे लिख लो। म्यूऑन और मेसोन दोनों का चक्रण भिन्न भिन्न है, अतः म्यूऑन मेसोन नहीं हो सकते। ठीक है, ये तो अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन देख लिया। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, अन्योन्य क्रिया के आधार पर। और इसमें लिखो कि म्यूऑन लेप्टोन कण होते हैं। इसमें अन्योन्य क्रिया के आधार पर लिखो म्यूऑन लेप्टोन कण होते हैं। अतः म्यूऑन की अन्योन्य क्रिया दुर्बल अन्योन्य क्रिया होगी। भाई म्यूऑन लेप्टोन कण है तो इनकी जो अन्योन्य क्रिया होगी वो दुर्बल अन्योन्य क्रिया। अतः म्यूऑन की अन्योन्य क्रिया दुर्बल अन्योन्य क्रिया होगी। अतः म्यूऑन की अन्योन्य क्रिया दुर्बल अन्योन्य क्रिया होगी, जबकि मेसोन हेड्रोन कण होते हैं। अतः मेसोन की अन्योन्य क्रिया प्रबल अन्योन्य क्रिया होगी। अतः मेसोन और म्यूऑन दोनों की अन्योन्य क्रियाएं भिन्न भिन्न हैं। मेसोन और म्यूऑन दोनों की अन्योन्य क्रियाएं भिन्न भिन्न हैं, इसलिए म्यूऑन मेसोन नहीं होते या म्यूऑन मेसोन नहीं हो सकते। अतः म्यूऑन मेसोन नहीं हो सकते। तो होपफुली यहाँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी अपन आगे बढ़े और आगे अपन देखते हैं संरक्षण नियम, जो कि आप सभी को पता है क्या होता है संरक्षण नियम। संरक्षण नियम क्या होता है भाई? संरक्षण नियम का मतलब होता है अभिक्रिया से पूर्व जो कुल वैल्यू है वो अभिक्रिया के पश्चात कुल वैल्यू के बराबर हो। फिर अपन देखेंगे किस संरक्षण किसका देख रहे हैं, आवेश का संरक्षण देख रहे हैं, ऊर्जा का संरक्षण देख रहे हैं, मोमेंटम का संरक्षण देख रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम देख रहे हैं। जैसा भी देखेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, यानी अभिक्रिया के पहले कुल मान अभिक्रिया के पश्चात कुल मान के बराबर हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, संरक्षण नियम कहते हैं। अब बात करें, जैसे मान लो आपको पूछा आवेश संरक्षण नियम, तो आवेश संरक्षण नियम का मतलब क्या हो जाएगा, अभिक्रिया से पहले कुल आवेश का मान अभिक्रिया के पश्चात कुल आवेश के मान के बराबर हो तो उसे अपन क्या बोल देते हैं, आवेश संरक्षण नियम बोल देते हैं। तो ठीक है, आई इस बात समझ में। अभी हेडिंग डाल लें आवेश संरक्षण नियम।
तो संरक्षण नियम लिखाने की तो क्या ही जरूरत है भाई, आप सभी को पता है संरक्षण नियम तो आपने बहुत बार पढ़ रखा है, तो संरक्षण नियम तो क्या ही लिखेंगे। संरक्षण नियम दो प्रकार के होते हैं भाई, इसमें अपन दो प्रकार के संरक्षण नियम पढ़ेंगे। एक तो होता है यथार्थ संरक्षण नियम, एक तो होता है अपना यथार्थ संरक्षण नियम, और दूसरा होता है सन्निकटन संरक्षण नियम। सन्निकटन संरक्षण नियम। अब देखो यथार्थ संरक्षण नियम तो क्या होता है और सन्निकटन संरक्षण नियम क्या होता है, इन दोनों के ऊपर थोड़ा ध्यान दो। यथार्थ संरक्षण का मतलब है कि वह संरक्षण नियम जो पूर्ण रूप से सभी कणों में पूर्ण रूप से लागू हो, सभी अभिक्रियाओं में पूर्ण रूप से लागू हो, वह संरक्षण नियम जो सभी अभिक्रियाओं में पूर्ण रूप से लागू हो, तो वो तो होता है अपना यथार्थ संरक्षण नियम। सभी अभिक्रियाओं में लागू हो तो उसे अपन बोल देते हैं एग्जैक्ट, अपना एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। सन्निकटन संरक्षण नियम का मतलब है कि वह संरक्षण नियम जो केवल और केवल प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के लिए ही लागू हो। सन्निकटन मतलब केवल और केवल प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के लिए लागू होगा, ये सभी अभिक्रियाओं के लिए लागू नहीं होगा, दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं के लिए लागू नहीं होगा, अन्य जितनी भी क्रियाएं होने वाली हैं किसी के लिए लागू नहीं होने वाला। सिर्फ केवल और केवल प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के लिए जो संरक्षण नियम लागू होता है उसे तो अपन बोलते हैं सन्निकटन संरक्षण नियम। और जो संरक्षण नियम अपना सभी अभिक्रियाओं के लिए लागू होता है, पूर्ण अभिक्रियाओं के लिए लागू होता है, उसे अपन बोल देते हैं यथार्थ संरक्षण नियम। हेडिंग डाल लो संरक्षण नियम और लिख लो भाई फर्स्ट यथार्थ संरक्षण नियम और दूसरा है सन्निकटन संरक्षण नियम। और फिर स्पष्ट डाल लो यथार्थ संरक्षण नियम, इसमें स्पष्ट डाल लो यथार्थ संरक्षण नियम। और इसमें लिखो कि वह संरक्षण नियम, यथार्थ संरक्षण नियम, और इसमें लिखो वह संरक्षण नियम जो सभी अभिक्रियाओं में पूर्ण रूप से लागू हो। वह संरक्षण नियम जो सभी अभिक्रियाओं में पूर्ण रूप से लागू हो, जो सभी अभिक्रियाओं में पूर्ण रूप से लागू होगा, उसे अपन बोल देते हैं यथार्थ संरक्षण नियम, ठीक है। तो एक बार अपन यथार्थ संरक्षण नियम ही पढ़ लें, सन्निकटन को बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इनके अभी बहुत सारे पार्ट भी बचे हैं। तो यथार्थ संरक्षण नियम में लिख लिया। अब देखो यथार्थ संरक्षण नियम अपन कुल 6 रूपों में पढ़ेंगे। पहला है अपना चार्ज कंजर्वेशन। यथार्थ जो संरक्षण नियम है ना, इसमें अपन 6 चीजें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे चार्ज कंजर्वेशन, दूसरा इसमें पढ़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, तीसरा इसमें पढ़ेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, चौथा इसमें पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, पांचवा इसमें पढ़ेंगे लेप्टोन नंबर कंजर्वेशन, और छठवां इसमें अपन पढ़ेंगे बेरियन नंबर कंजर्वेशन। स्पष्ट हो गया। आवेश संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, लेप्टोन संख्या संरक्षण और बेरियन संख्या संरक्षण, ये 6 संरक्षण नियम अपन यथार्थ संरक्षण नियम के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें बहुत ही आसान है और यहाँ से जो क्वेश्चन है क्वेश्चन पुटअप होने का और लगभग चांस बनते हैं। छोटा क्वेश्चन बने तो छोटा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है, लेकिन इन 6 में और मान के चलिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पक्का यहाँ से एक आने वाला है। कैसे आएगा ध्यान से सुनना इसमें, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से अच्छा बनता है। यहाँ से वैल्यू पुटअप करना, वैल्यू को कैलकुलेट करना, वो वाले क्वेश्चन यहाँ से अच्छे खासे बनते हैं और इनसे
वैल्यू कैलकुलेट करना, और आपको मान के चलिएगा यहाँ से एक क्वेश्चन तो छोटा क्वेश्चन मिले तो मिलेगा ही मिलेगा, कंप्लीटली रूप से मिलेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये यथार्थ संरक्षण नियम। पूरा जो संरक्षण नियम है आप बीते ईयर्स के क्वेश्चंस आप उठा के देख लेना, सारथी या पार्थ आप जो भी यूज में लेते हैं उनमें आप देखोगे अब बीते 2-3 सालों के क्वेश्चंस पेपर मैंने उठाए हैं, कहीं ना कहीं यथार्थ संरक्षण नियम आपको क्वेश्चन वहां से मिलेगा ही मिलेगा, और आया है 2-3 सालों में देखा है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हो सकता है अभी भी आगे भी आए तो चलेगा। सबसे पहले अपन इसमें पढ़ लेते हैं चार्ज कंजर्वेशन। सबसे पहले अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, चार्ज कंजर्वेशन। और फर्स्ट अपना, अरे नोट डाउन नहीं किया क्या, नोट डाउन नहीं किया, कोई बात नहीं है, आप वीडियो को बैक करके फ्यूज करके और फिर नोट डाउन कर लेना, अभी भूल गया, माइंड नहीं रहा, और वीडियो को बैक करके और फिर भाई नोट डाउन कर लेना उन 6 को, अगर आप करना चाहें तो, बल्कि अपन आगे इनको एक एक करके पढ़ेंगे। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, अपन आगे एक एक करके छवों को अपन पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक सम्मिलित रूप से आपको थोड़ा ध्यान में रहे कि ये 6 चीजें अपन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, तो वो आप नोट डाउन कर लेना, 6 पंक्तियां छोड़ दो। और अभी चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर अपन पढ़े, यानी संवेग संरक्षण अपन पढ़े। क्या पढ़ेंगे, संवेग संरक्षण, सॉरी आवेश संरक्षण, संवेग नहीं आवेश, आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण क्या होता है, चार्ज कंजर्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहली बात है चार्ज कंजर्वेशन, कंजर्वेशन नाम आते ही कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद दोनों का वैल्यू समान होना चाहिए। फिर आपको पूछ क्या रहा है, चार्ज का पूछ रहा है, तो अभिक्रिया से पहले कुल आवेश, अभिक्रिया से पहले कुल चार्ज अभिक्रिया के पश्चात कुल चार्ज के बराबर हो, तो उसे अपन चार्ज कंजर्वेशन कहते हैं। बिफोर कोलिजन टोटल चार्ज इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन टोटल चार्ज इज सेम, देन कॉल्ड एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ। ठीक ठाक इंग्लिश बन पा रही है होगी, होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। मेरा समझाने का उद्देश्य ये है कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अभिक्रिया से पहले कुल आवेश अभिक्रिया के बाद कुल आवेश के बराबर हो, तो उसे अपन बोल देते हैं चार्ज कंजर्वेशन, आवेश संरक्षण नियम। ठीक है, अब ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई। अब इसमें देखो, अभिक्रिया से पहले कुल चार्ज अभिक्रिया के बाद कुल चार्ज के बराबर होने का मतलब क्या हुआ सर। देखो ध्यान से सुनो, देखो एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे मान लो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अपन ने अभिक्रिया कराई, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अभिक्रिया कराने से अपन को प्राप्त हुआ प्रोजिट्रॉन और ये है न्यूट्रिनो। ये चीज अपन को प्राप्त हुई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, जैसे आपने अभिक्रिया कराई तो प्रोजिट्रॉन और न्यूट्रिनो आपको प्राप्त हो गया। अब सुनो ध्यान से, प्रोटॉन तो चार्ज कंजर्वेशन इसमें लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जांच करना है। तो आपको पता है प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, तो आप कहोगे सर +1। अभी तो अपन को ऊपर चार्ज नहीं दिया गया, तब तक तो +1 है। न्यूट्रॉन पे चार्ज, तो सर न्यूट्रॉन तो उदासीन रहता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। अर्थात इसके बिफोर कोलिजन कुल आवेश कितना हो गया, 1 + 0, यानी कुल आवेश हो गया 1 बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन अपना आवेश कितना हो गया 1। यहां तक बात समझ में आ रही है। प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव होता है, अरे भाई प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव अपन +1 ले रहे हैं, जिसका अपन को वैल्यू नहीं दिया गया अभी। अगर P+2 P+3 दिया होता तो अपन +3 ले लेते, अभी तो अपन को नहीं दिया गया, नहीं दिया गया तो +1 मानना है। ठीक है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है जिसपे चार्ज 0 होता है, उदासीन न्यूट्रल का तो 0 होगा। तो चार्ज, टोटल चार्ज कितना हो गया, तो दोनों को जोड़ो 1 आ गया। यहां पे प्रोजिट्रॉन दिया गया है, प्रोजिट्रॉन पे चार्ज होगा +1। भाई इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो -1 चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास रहता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसके पास है। प्रोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के ठीक विपरीत है, यानी प्लस लगा है तो +1 आ गया, क्योंकि अभी अपन को E+2 E+3 ऐसा नहीं दिया गया, तो नहीं दिया गया तो भाई +1 नहीं लो। न्यूट्रिनो भाई उदासीन होता है, न्यूट्रिनो पे अक्सर चार्ज 0 होता है, कहीं भी आए ये बात ध्यान रखना, न्यूट्रिनो पे जो चार्ज होता है वो 0 होता है, न्यूट्रिनो पे जो चार्ज होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे Q क्या वैल्यू क्या आ गया, 1 + 0। 1 + 0 का मतलब क्या हो गया, 1 आ गया। अर्थात बिफोर कोलिजन चार्ज इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन चार्ज,
यानी अभिक्रिया से पूर्व कुल चार्ज अभिक्रिया के पश्चात कुल चार्ज के क्या है, बराबर है। अर्थात अपना ये जो अभिक्रिया है वो आवेश संरक्षण नियम की क्या कर रही है, पालना कर रही है। एक दूसरा एग्जांपल ले लो भाई, ये तो मान लो पालना कर रही है। अब एक ऐसा एग्जांपल लें जो पालना ना करे, जैसे मैं ले रहा हूं पाई प्लस और पाई जीरो की मैंने अभिक्रिया कराई और प्राप्त हुआ पाई माइनस प्लस में और एंटी न्यूट्रिनो मेरे को प्राप्त हो गया। कुछ ऐसा मेरे को प्राप्त हो गया, एंटी न्यूट्रिनो ले लो या फिर पाई माइनस मान लो पाई जीरो ही प्राप्त हो गया, ऐसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बुक में ऐसा दिया गया है तो अपन ये ले लेंगे। बाकी आप एंटी न्यूट्रिनो भी ले सकते हैं, आप जैसा मन करे बना सकते हैं, अपने हिसाब से अपन बना सकते हैं। लेकिन मैं फिलहाल बुक का एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये एग्जांपल अपना बुक का है। पाई प्लस और पाई जीरो, पाई माइनस और प्लस में पाई जीरो, ये दिया गया है। अब सुनो ध्यान से, इसको जांच करो। तो जांच करोगे, पाई प्लस दिया गया है, मतलब आपको दिखाई पड़ रहा है इस पे चार्ज कितना है, प्लस चार्ज है, तो +1 हो गया। यहाँ पे चार्ज कितना है, तो आप कहोगे 0 है, तो Q का वैल्यू कितना आ गया, तो आप कहोगे भाई 1 आ गया। Q का वैल्यू कितना आ गया भाई, इस पे +1 है, इस पे 0 है, दोनों को योग करोगे, बिफोर कॉलिजन टोटल चार्ज इज 1। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखो -1 प्लस में 0 है, तो आफ्टर कॉलिजन टोटल चार्ज इज -1, जो कि अपना क्या नहीं है, बराबर नहीं है। अर्थात यह समीकरण चार्ज कंजर्वेशन नियम की पालना नहीं करता। यह जो समीकरण है वो चार्ज कंजर्वेशन नियम की पालना नहीं करता। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी जल्दी से फटाक से चार्ज कंजर्वेशन हेडिंग डाल ली, इसमें लिखो कि वह संरक्षण नियम वह संरक्षण नियम जिसमें अभिक्रिया से पहले कुल आवेश, वह संरक्षण नियम जिसमें अभिक्रिया से पूर्व कुल आवेश अभिक्रिया के पश्चात कुल आवेश के बराबर हो। अभिक्रिया के पहले कुल आवेश अभिक्रिया के पश्चात कुल आवेश के तुल्य हो, उसे आवेश संरक्षण नियम कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे, और ये दोनों एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसमें लिख लो कि भाई यहाँ पे क्या है, दोनों अभिक्रिया से पूर्व कुल आवेश अभिक्रिया के पश्चात कुल आवेश के बराबर है, अतः यह अभिक्रिया आवेश संरक्षण नियम की पालना करती है। यहाँ से आप लिख लो, हिंदी आपको लिखनी है, बिल्कुल लिखनी है, ताकि थोड़ा क्रिएटिव हो, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, और क्रिएटिविटी बढ़ेगी तो भाई मार्क्स बढ़ने की संभावना है। भाई 1 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स में 2 नंबर तो नहीं देने वाला अगला, लेकिन कम से कम आधा तो ना दे, तो इस चीज का ध्यान रखना। इसमें आप लिखोगे कि अभिक्रिया से पूर्व कुल आवेश अभिक्रिया के पश्चात कुल आवेश के तुल्य नहीं है, अभिक्रिया के पश्चात कुल आवेश के बराबर नहीं है, अतः दी गई जो अभिक्रिया है वो आवेश संरक्षण नियम के आधार पर सही नहीं है या उसकी पालना नहीं कर रही है। अपनी थ्योरी अपन खुद से बना सकते हैं यार, इतना तो थ्योरेटिकल होना है। तो दोनों एग्जाम्पल्स को आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो होपफुली आपने ये चीज नोट डाउन कर ली होगी। और आज के लिए इतना ही। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपनी फिजिक्स को यूं ही मनोरंजन तरीके से पढ़ने का प्रयास करते रहिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।